हेलो। चलो इको वाली जय श्री कृष्ण करें क्या? ये लिंक चालू हुआ नहीं हुआ समझ नहीं आ रहा। किसी को देखना आता है क्या लिंक? उसमें यूट्यूब पे देखो ना। तुम आ गए क्या? चेक करो। दिख रहा है उधर? ओके। तो इसमें इसमें मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा? अभी ऑनलाइन आए नहीं क्या कोई? हाय, आप हाय हेलो कुछ लिखो तो उस पे। ओके। हर हर महादेव। ये आपने लिखा क्या? ओके चलो। मैं ऐसा मान लो कि चालू हो चुका है तो अपन स्टार्ट करते हैं अब। क्या स्टार्ट करना है अपने को? आपका वो, अरे ये क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कल जो डिस्कशन किया था वो पर कैपिटा इनकम तक डिस्कस किया था। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? आपका जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन से आ जाती है, खत्म बात। हाँ, यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज वेलफेयर। वेलफेयर मतलब क्या होता है? वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर क्या होता है ये? वेलफेयर मतलब भलाई। कौन सी? ई? भलाई। क्या लिखा है, भलाई या भलाई? इसमें ए और ई इधर उधर आएगा। भलाई। ये बलिया ऐसे लिखने में आ गया जैसे बिहार का कोई गांव हो। है ना, बलिया है ना उधर एक। तुम्हें तो सब पता होगा क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी। चलो। आपको पता है बिहार का एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रांग, मतलब आप मेजॉरिटी देखना, कलेक्टर होते हैं या आईएएस ऑफिसर, ये सारे बिहार के ही होते हैं। भयानक मेहनत करते हैं। और किसी प्रोफेशन में आपको कम नजर आएंगे, लेकिन इस प्रोफेशन में तो मतलब इनका बोलबाला है। कौन? चंदू तुम बिहार के हो? तो ये कहेगा। दिखता तो तू भी एजुकेटेड है। दिखने से क्या होता है? होना भी तो चाहिए ना। चलो। गुड मॉर्निंग जी भैया। दिखता है। उसके माथे पे बिहार लिखा है, क्या दिखता है? मतलब कुछ भी बोलता है यार, ये बहुत फर्जी है। तो दो तीन हैं बच्चे क्लास में फर्जी। एक वो जिन्हें नहीं बोलने की आदत है। अभी देखो कितना अच्छा लिखा मैंने। नहीं। अब मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना। नहीं। समझ में आया क्या? नहीं। लिख लिया? नहीं। क्या पता नहीं नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों। चलो। हिमांशु जी जय श्री राम। सर्वजीत रॉय की हल रॉय। रिया जी। रईस, मेरे सारे बिहार के दोस्त अच्छे हैं। रईस भाई बोलते हैं मेरे सारे बिहार के दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। गुड। चलो। अरे राम जी। चलिए, वेलफेयर मतलब होता है भलाई, भलाई, पब्लिक वेलबींग, पब्लिक। कौन सा लिख? पब्लिक वेल बीइंग। ज्यादा भलाई होती है तो 3 बार एल लग जाता है। तो अपन सही कर दे भलाई को, WELLLL। 2 बार एल एल कर दो। आज क्या हो रहा है यार? आज छुट्टी है, पब्लिक हॉलिडे है ना आज। गुड फ्राइडे है क्या आज? गुड फ्राइडे के दिन क्या होता है? अच्छा जुम्मा। अच्छा जुम्मा जिस दिन मिलता है आपको प्रसाद।
चुम्मा चुम्मा मिलेगा तुम्हें, साले फाउंडेशन में हो, पहले इंटर में आओ फिर तुम्हें चुम्मा मिलेगा, अभी कहाँ से मिल जाएगा। हाँ हाँ, मेरे से मिलेगा। आपके पापा से मिलेगा, आपकी मम्मा से मिलेगा, आपके ललाट के ऊपर। ललाट समझते हैं किसे बोलते हैं? ललाट मतलब होता है ये माथा, माथा समझते, माथा। हाँ, तो वो उस पे आपको आपके पापा आपके मम्मा जो हैं वो चुम्मा लेंगे कि वाह मेरा बच्चा, आपका खोपड़ा पकड़ के खींचेगा, पुच्च करेंगे, छोड़ देंगे। तो दिस इज व्हाट आशीर्वाद, आशीर्वाद फ्रॉम। ठीक है, और गुड फ्राइडे मतलब शुभ जुम्मा, शुभ जुम्मा, बस ऐसा ही है। चलिए, रईस आपको अकल आ गई, आपने क्या लिखा था? चलिए जी। तो वेलफेयर, अच्छा वेलफेयर मतलब होता है कि जैसे जीडीपी बढ़ रही है, ध्यान से सुनो, कहानी है, ऐसे ही टाइम पास ही चल रहा है इसमें इकोनॉमिक्स में। जैसे जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है, हम खुश हो रहे, खुश हो रहे, अरे क्या जनता का भी फायदा हो रहा है उसमें? हाँ, जीडीपी बढ़ रही है तो पब्लिक का फायदा तो हो ही रहा है। क्या जब जब जीडीपी बढ़ती है तब तब पब्लिक का फायदा होता है? हाँ, प्रोडक्शन बढ़ता है तो फायदा होता ही है। अरे प्रोडक्शन मान लो उतना ही है, लेकिन प्राइस अगर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अगर है, महंगाई अगर बढ़ रही है, तो क्या उससे पब्लिक वेलफेयर है यार? वहां तो नहीं है। तो अपन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं बता सकते कि अच्छा इनवर्स रिलेशनशिप भी नहीं बता सकते कि यार जीडीपी बढ़ेगी तो नुकसान ही होगा, फायदा भी हो सकता है। तो जीडीपी और वेलफेयर के बीच में एक संबंध जरूर होता है, लेकिन आप इसको लिंक करके नहीं चल सकते कि जीडीपी बढ़ रही है मतलब हम लोगों को फायदा हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन क्या वास्तव में जीडीपी के बढ़ने से बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो हाँ या नहीं वो चीज है। टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा क्या होता है कई बार, टैक्स प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन टैक्सेस की चोरी करने के वजह से वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को दिखाते ही नहीं है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया, रिकॉर्ड्स में नहीं रखा, तो रिकॉर्ड सरकार के पास पहुंचे नहीं, तो जीडीपी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो कुछ पॉलिसीज ड्रॉ की जाएंगी, भारत सरकार हम लोगों के लिए पॉलिसी ड्रॉ करेंगे, तो जो टैक्स के चोर हैं वो पर्सनली पैसा अपनी जेब में रख लिए, सरकार के पास नहीं पहुंचा है। ऐसे बहुत सारे चोर बैठे हुए हैं देश में कि टैक्स ना भरना पड़े। क्या आपने कभी ऐसा किया कि टैक्स ना भरना पड़े तो कैश पेमेंट कर देते हैं? आपसे कभी किसी ने कहा ऐसा कि भाई आपको इतना भुगत, मान लो आपको 50,000 रुपए पे करना है जीएसटी के साथ, तो 50,000 इंटू मान लो 18% है, तो 18 5 90 9,000, तो 59,000 आपको पे करना है। तो आपने उसको बोला यार कोई रास्ता बताओ, एक काम करो तुम 50,000 पे कर दो, रसीद मत लेना, फिर नकद पे कर दो। तो जब सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास 50,000 आए, तो सरकार हमसे नहीं मांगेगी, हमसे नहीं मांगेगी तो हम तुमसे नहीं मांगेंगे। तो आपने बोला ये बात तो सही है यार। ठीक है, ऐसा बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह आप समझ सकते हैं जहां भी आपको पेमेंट करनी होगी भविष्य में भी कभी, और वहां पे बोला जाएगा कि इतने रुपए आपको दे, मान लो 40,000 रुपए आपको देने हैं किसी भी भुगतान के लिए, प्लस 18% जीएसटी, प्लस 12% जीएसटी। तो आपके पास ऑप्शन या तो वो दे देगा, या फिर आप उसे ऑप्शन दे दो कि भाई साहब यार जब सरकार के पास आपका रिकॉर्ड जाएगा ही नहीं, तो फिर किस बात का मुझे आपसे सर्विसेज लेनी है? आप मुझे सर्विसेज दो, उसके बदले आपका जो बनता है 40,000 वो लो, सरकार को देने की क्या जरूरत है? आपने उसको समझाया, उसको बात समझ आ गई, फिर वो बोलेगा भाई फिर मेरे अकाउंट में मत डालना, क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसफर मेरे अकाउंट में करोगे ना, सरकार ने अकाउंट को भी लिंक कर रखा है, तो सरकार को पता, हाँ मैं कैश देता हूं तुमको। तो आपको 7 8 हजार 40,000 पे बच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कैश पेमेंट करोगे। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह कैश ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, जीडीपी में काउंट तो नहीं हो पा रही है चीजें। यस, तो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर इनडायरेक्टली रुक रहा है वहां से भी। कई बार क्या होता है कि जीडीपी में पॉइंट वाइज लिख लेते हैं ना, नहीं तो फिर वो चीजें स्किप हो जाएंगी। बट चलो ठीक है, वेलफेयर दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। ये वेलफेयर कैसे होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है, और ये किससे होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन ये इंटर में एक बार पूछी गई थी, एक नंबर के अंदर। तो आप अगर एक नंबर में पूछी गई थी तो एक नंबर का आपका भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कि आपने माल बेचा, बेचने के बदले पैसे आए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? आपने माल प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके फ्री में दे दिया सामने वाले को। अगर मैं आपको इधर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये पैसा जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो क्या पैसा जनरेट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, तो नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए। क्या नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट से जीडीपी पे कोई असर पड़ रहा है? क्या कुछ नहीं। लेकिन समाज का तो सुधार हो रहा है, लोगों को निशुल्क सेवाएं मिल रही हैं। लोगों को निशुल्क अगर खाने पीने का सामान अगर अपन बांटते हैं तो फिर वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जिसको मार्केट में लाते ही नहीं है कि उसका मार्केट वैल्यू निकाला जा सके। मार्केट में लाया कि डायरेक्ट फ्री में बांट दिया? डायरेक्ट फ्री में बांट दिया, तो उससे कुछ आपको पैदा हुआ क्या देश के अंदर? मतलब बाय वे ऑफ मनी, अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो क्या कुछ पैदा हुआ, रकम पैदा हुआ? पैसा नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एक लाइन की डेफिनेशन है, क्या इसे लिख लें कि आप लिख लोगे? लिख लें। तो मैं डिक्टेट करूं या लिख के वो करूं? डिक्टेट कर दूं बस? चलो लिखें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चलो लिख देता हूं साथ साथ, नॉन इकोनॉमिक activities are those activities which produce goods and services, which produce goods and services, but since there are not exchanged in the market, these are, but since these are not exchanged in the market, उन्हें बाजार में एक्सचेंज नहीं किया जाता कैश के बदले, मार्केट ट्रांजैक्शन, दे डू नॉट कमांड एनी मार्केट वैल्यू, तो उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। दे डोंट कमांड एनी मार्केट वैल्यू, उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। गवर्नमेंट बस में होता है ऐसा, टैक्स बढ़ा के जीडीपी बढ़ाएंगे और लोगों का वेलफेयर खत्म करो, यही सरकार की पॉलिसी लगती है अब तो। हाँ, ऐसा कुछ तो हो रहा है भाई। अभी जैसे अभी अपन ये जीडीपी जीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हालांकि आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा। तो ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ाया जाता है? कि आपको जानकारी हो। तो अब जैसे जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब मैं शुरू से आपको एक बात बोलता था ना कि जब ये सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो ये आपके भविष्य में काम का है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो जीडीपी की बातें करते हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन उसके पीछे कारण, उसके घटक तो देखो, उसके फैक्टर्स तो देखो, किस वजह से बढ़ रहा है। यस। तो इकोनॉमी को समझना जब आप चालू करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे खेल रही हैं, राइट। और कोई भी नई पॉलिसी आती है तो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कशन करते हैं जनरली। अगर वो जैसे कल हमने वो शराब पॉलिसी के ऊपर चर्चा की थी, तो अब कभी भी आप केजरीवाल वाला केस देखोगे तो आपको एटलीस्ट ये समझ आएगा अच्छा केस क्या था। कहानी पता होना तो न्यूज़ सुनने में भी ठीक लगता है, अदरवाइज बस यही लगता है कि ये इस पार्टी का है, इसको अंदर किया है, वो पार्टी अंदर करी है, अपने को कहानी पता ही नहीं होती। नेक्स्ट सेशन में कभी वेले टाइम में जैसे 10 एक मिनट का ऐसा होता है ना कि यार सुबह जल्दी आ गए, तो ऐसा चर्चा करेंगे, लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इनकी क्या कहानी है। मुश्किल से 6 से 8 मिनट की बात होगी। तो उसका बेस अब अगर अपन को समझ में आएगा तो फिर आपको उससे संबंधित जितनी भी न्यूज़ होगी आपको समझ आएगी। तो ऐसे कुछ थोड़े थोड़े टाइम पास करते रहेंगे, ठीक है।
सिर्फ यही नहीं, इंटर में भी हम करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं प्रचार कर रहा हूँ कि इंटर में अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो तो आपको खबरें समझ में आएंगी। तालियां। चलो, तो नहीं, जीडीपी एंड, अब वेलफेयर और जीडीपी आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है ये देखते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें या डोमेस्टिक जीडीआई इनकम की बात करें, तो हमारे देश के 80% लोग ऐसे हैं, 85% लोग ऐसे हैं जो, इवन 90% लोग, इवन 95% लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमी के प्रोडक्शन में हिस्सा ही नहीं देते हैं, या बहुत कम हिस्सा देते हैं। सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो पूरी जीडीपी को संभाल के रख रहे हैं। मतलब ये मान के चलो कि 2% लोग ऐसे हैं जो 85% अप्रॉक्स जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बनाते हैं। मेजॉरिटी, अपन को पता है ना कि भाई भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और मेजॉरिटी भारत की जो जनसंख्या है वो बेचारे गरीब ही लोग हैं। तो गरीब लोग को रोटी खाने पीने को मिल जाए, प्रोड्यूस क्या ही करेंगे वो। तो जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, उद्योगपति घराने हैं, वही क्या करते हैं, जीडीपी को बनाना बिगाड़ना सब उनके हाथ में है। यस। तो बहुत सारी मेहनत वो लोग करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुल मिला के मान लो अपनी जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। 1 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 लाख। 1 करोड़ का 1%, 1 लाख, तो 2%, 2 लाख। यस। इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो कितना हो गया, 2 करोड़। तो 140 करोड़ में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग ऐसा हैं, 2 से 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कर्मठ हैं, मेहनत करते हैं। और जीडीपी 80-85% मान लो कि हमारी जीडीपी जितने भी ट्रिलियन बिलियन जो भी ये बोलते हैं कि हम इकोनॉमी को इतना ले जाएंगे, वट जो भी चल रहा है, तो उसका 80-85% तो ये 2% लोग ही करते हैं। बाकी 98% लोग रिमेनिंग के लिए लगे रहते हैं, गरीब लोग। भाई थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन तो कोई भी कर रहा है। थोड़ा सा मैंने किया तो मैंने, अगर जीडीपी में 200 रुपए का भी योगदान किया तो मैंने किया। तो ऐसे 200, 500, 1000 वाले हैं, लेकिन कई हजार करोड़ एक अकेला बंदा, एक अकेला मालिक निकाल के दे रहा है। ऐसे भी लोग हैं। यस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, तो इससे मतलब अगर कोई प्रोडक्शन इतना करके दे रहा है तो सारा आमदनी भी तो वही लेकर जा रहा है, नेटवर्थ भी तो उन्हीं की बढ़ रही है, गरीबों को थोड़ी मिल रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि हमारे देश की जीडीपी इतनी है मतलब हमारा देश कितना खुशहाल है, तो भाई गलतफहमी में मत रहो, पर कैपिटा निकालो, पर कैपिटा निकालो। और पर कैपिटा भी निकाला तो उस आदमी के हाथ में उतना कुछ दिखाई देगा जितना उसको बन ही नहीं रहा है। वो तो एक एक वक्त की रोटी मिलती है, कुछ कुछ एक ऐसे लोग, बिल्कुल ऐसा होता है आज भी पिछड़े क्षेत्रों में, 2 टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता। ऐसा बोलते हैं ना, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हुई। दोपहर में भूख लगती है ना, अपने को तो पता चलता है कि भूख लग रही है, कुछ तो चाहिए। और जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी खाते हैं, पर कुछ तो खाते हैं। यानी कि पैसे हमारे पास होते हैं। ये पैसे आते कहाँ से हैं, हमारे पिताजी हमें देते हैं, हमारी माता जी हमें देती हैं। 50 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए हमारा रोज का खर्चा उन्होंने दे रखा है कि 20 रुपए का तुम कुछ खा सकते हो, बाकी डब्बा लेके जाओ। यानी कि खाने की व्यवस्था भी है। इधर आपको भेजा जाता है ताकि आप लोग क्या करें, इधर 6 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़े। जिस उम्र के आप हो, अगर आप इकलौते, कुछ ऐसे भी हैं जिनके आप इकलौते बच्चे हैं, तो अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो घर पे वो सारे काम इस उम्र में जो आपको करने चाहिए वो आपके पिताजी कर रहे हैं, आपकी मम्मी कर रही हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्योंकि उनका एक सपना है कि यार बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। 5-6 घंटे इधर बैठते हो, उसके बाद फिर घर जाते हो, घर जाके पढ़ने बैठते हो, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने चाहिए लेकिन आपके पापा कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हो। इसी को कहते हैं सेक्रीफाइस। वो दो जिंदगी जी रहे हैं, एक अपना जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं,
लेकिन आपका भी कर रहे हैं। अगर आप सीए नहीं कर रहे होते तो वो सारे काम आप करते, लेकिन अब वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका काम भी कर रहे हैं। इतने सारे सेक्रीफाइस के बाद हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में कुछ वापस कर सकते हैं क्या? नहीं। कमाना तो आज से 4 साल बाद शुरू करेंगे। 4 साल तक उन्होंने यही सेवा करते रहनी है आपकी। तो आप अगर अभी उन्हें कुछ देना चाहें तो क्या दे सकते हैं आप? नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या दे सकते हैं? नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट। आप अपना रिजल्ट लाकर उन्हें दे सकते हैं, मेहनत करके। और अगर आप उसमें भी मेहनत नहीं करते हो, मक्कारी करते हो, आप मेहनत करो, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आता ही नहीं है अगर आप प्रॉपर मैनर में मेहनत करें। अगर आप उसमें भी मक्कारी करते हो, मतलब आप 4 घंटे इधर बैठते हो लेकिन आप ध्यान से नहीं सुनते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो अपने परिवारजनों को। तो जब उनके नहीं तो आप किसी के नहीं। वो जो किसी का नहीं वो इंस्टीट्यूट का कैसे हो सकता है? तो इंस्टीट्यूट बोलती है बेटा घर बैठो आराम से। तो आपके जीवन की ये, आपको ऐसा लगता है कि यार 6-6 घंटे स्टडी, मेरा तो कितना स्ट्रगल। ये स्ट्रगल नहीं है, ये ऐश वाली लाइफ है जो आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आप ये नहीं करते तो आप घर पे होते, या फिर कहीं तो आप डिलीवरी बॉय, कुछ तो काम कर रहे होते घर पे अपने खर्चे निकालने के लिए। आपकी उम्र के बच्चे काम करते हैं यार, उसमें शर्म वाली बात नहीं है। कोई अखबार डालने जाता है, कोई दूध देने जाता है, कोई क्या काम, कोई दुकान खोलकर बैठा है, कोई वड़ा पाव, कोई सड़ा पाव, कुछ तो कोई कर रहा है। लेकिन अगर हमें इतनी लिबर्टी मिले कि नहीं यार तुम तो ऐश करो, उधर जाके बैठो। बैठने का कितना पैसा लगेगा तुमको? 25,000, ये 25,000 लो। 30,000 ये लो, 30,000। 50,000 ये लो, 50,000। वो भी दे रहे हैं, रोटी भी बना के दे रहे हैं, रास्ते का खर्चा भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद आपके एग्जाम टाइम पे आपको रिलैक्स भी दे रहे हैं कि यार ऐश कर, तू आराम से बैठ, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा, तू बस फोकस कर। अगर इतनी सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी अगर हम फोकस नहीं करते हैं, तो फिर हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट से ये कहें कि इंस्टीट्यूट आपने हमें फेल कर दिया। तो प्रॉपर ईमानदार बन जाओ अब एकदम, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है उन्हें लौटाने के लिए। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक चीज है, रिजल्ट। आपके रिजल्ट से उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका सब वसूल है। और रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव रिजल्ट की एक तो बात ही करना बंद कर दो घर पे, क्योंकि आप बात करते हो ना तो उनसे कंफर्ट ले लेते हो कि वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो देखो इतनी मेहनत करता था, उसने तो इतनी मेहनत, सुबह शाम सीए का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो आप ऐसे नेगेटिव बोलते हो तो माँ बाप क्या बोलते हैं? कोई नहीं, तो अपना मेहनत तो कर, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि आप एक कंफर्ट ले चुके हो उनसे कि अगर मैं फेल हो गया तो ये मुझ पे नाराज नहीं होंगे। तो नेगेटिव रिजल्ट की बात करना बंद कर दो, कंफर्ट जोन में मत आओ। आपके अंदर प्रेशर होना चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट आए तो जूते मारेगा ये आदमी जिसने खर्च किया। तो ये कंफर्ट से निकल जाओ। कुछ समय, 2 महीने हैं बस। 2 महीने बिल्कुल एकदम पागल हो जाओ सिर्फ पढ़ाई के लिए। जो मोबाइल में देख रहा हूँ आपको, मतलब जैसे ही क्लास में ब्रेक भी आया तो आपको मोबाइल निकलता है और आप मैसेज। ऐसे आपकी जिंदगी में कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो आपका रुक सकता है? मोबाइल नहीं, मोबाइल देखना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। क्या मोबाइल के बिना भी पढ़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सारी किताबें आपके पास हैं, पुस्तकें हैं, नोट्स हैं, मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है। लेकिन आप नहीं करेंगे, इसका मतलब आप गद्दारी कर रहे हो। किसके साथ? आप अपने घर वालों के साथ ही कर रहे हो। तो जो घर का सगा नहीं वो किसी का क्या होगा? तो आपको ये 2 महीने पूरा ईमानदारी से आपको चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप अपने मोबाइल को शांत करो थोड़ा। कुछ बच्चों का ये होता है कि साहब हम पढ़ने बैठते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता। मतलब कुछ लोग 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, मेरा तो आधे घंटे भी नहीं होता। तो हर बंदे का एक मेंटल लेवल अलग अलग होता है। कुछ बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा भागता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, उनका दिमाग स्थिर रहता है। कुछ लोग मीडियोकर होते हैं। तो किसी का 3 घंटे का सेटिंग है, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है अलावा पढ़ाई के, तो उसको छोड़ दो। हम तो ये मान के चलते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जो 25 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाता है, तो उसको कैसे 1 घंटे तक बैठना है? तो किसने बोला 1 घंटे तक बैठना है? आप अपना प्लान करें। आपने प्लान किया कि यार मुझे 2.5 घंटे लॉ पढ़ना है। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे 2.5 घंटे लॉ पढ़ना है, तो आप 2.5 घंटे लॉ को 4 टुकड़ों में बांट दो कि मुझे सिर्फ 35 मिनट तक लॉ पढ़ना है, 35 मिनट्स। उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। उस 10 मिनट के ब्रेक में मैं अपना मोबाइल निकाल के चेक कर लूंगा। आपको खुजली है ना, आप करो। लेकिन वो 35 मिनट तक वो मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। ये अपने मन को समझाना पड़ेगा।
मोबाइल भी चालू है, 2.5 घंटे भी बैठे हो, तो उस 2.5 घंटे में क्या है, इधर आप कोई भी मैसेज आता है ना, वो मैसेज क्या करता है, आपको उस दुनिया में ले जाता है जिस दुनिया में आप नहीं थे। हमारा दिमाग बहुत सारी दुनिया में घूमता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो जैसे ही अपन एक पैराग्राफ या एक पेज पढ़ लेता है, तो हमारा दिमाग हमें उस दुनिया में ले जाता है कि अच्छा अब मेरा एक ये टॉपिक है, ये टॉपिक बाकी है, इसको करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे प्लानिंग चालू हो जाती है सिलेबस को लेकर। ये हम इस दुनिया में आ चुके हैं। अचानक से मैसेज ब्लिंक करता है, कि ब्लिंक हुआ मैसेज, उससे बोला भाई यार मेरे को ना वो मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, मेरे को ये वाले क्वेश्चन में डाउट है। आपको बहुत अच्छे से आता है, आप क्या पढ़ रहे हो, लॉ। आपने अपनी लॉ बंद करी, उसका प्रोबेबिलिटी का डाउट सॉल्व करने चले गए। आपको 15 ही मिनट हुए थे, आपका मन लग रहा, आप एक दुनिया में पहुंच चुके थे, इस दुनिया से बाहर आकर आप प्रोबेबिलिटी वाली दुनिया में चले गए। आपने उसका डाउट सॉल्व किया, उससे बोला वाह यार भाई यार, वो उसका तो फायदा हुआ क्योंकि वो तो मैथ ही पढ़ रहा था, लेकिन आपका तो नुकसान हुआ ना, आपका शेड्यूल तो टूटा। कारण सिर्फ मोबाइल फोन। आपको कुछ ऐसा मैसेज आ गया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती, आप तुरंत उसको मैसेज करो, ऐसी क्या बात हो गई, आप इस दुनिया में पहुंच गए हो जो आप जिस सिलेबस की दुनिया में थे। आप आपको लग रहा है अगर मैंने इससे बात नहीं की तो ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ दे और ये किसी और के साथ हो जाए। तो आप अपनी, अगर कोई है आपकी, तो आप उसको समझा के रखो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि फाउंडेशन लेवल पे आपका कोई रिलेशनशिप होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कूल टाइम से दोस्ती हो जाती है, और एक इनसिक्योरिटी की भावना आती है कि यार ऐसा ना हो कि मैं 2 महीने में, तो जो 2 महीने आपके लिए नहीं रुक सकता, तो ये अच्छी बात है कि वो किसी और के साथ ही चला जाए भाई। जो 2 महीने आपके लिए इंतजार नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए काहे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसने आपको क्या दिया है, आप ये सोचो कि जिसने दिया है, जिसने पैसे खर्च करके आपको यहां भेजा है, उसके लिए अपन को सोचना है। तो अगर कुछ ऐसी यारी दोस्ती है, तो आप ऐसी यारी दोस्ती को स्पष्ट बोल दो कि भाई देख, अब मेरे पास समय नहीं रहता, तो हमारे बीच में चर्चाएं अब जो कम हो जाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, या शाम को 1 घंटा या आधा घंटा हम बात कर पाएंगे। एकदम आप पल्ला भी मत झाड़ो, क्योंकि क्या है कि आपको, आपका भी तो मन है, पंगे तो आपके ही डाले हुए हैं। लेकिन आप थोड़ा सा, आपको प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी ना। वो जो आपको 6 महीने साल पहले मिला है, या वो जो 25 साल से आपको पाल रहा है, 20 साल से आपको समझ रहा है, तो आपको किसी के प्रति तो ईमानदार रहना पड़ेगा। तो एक वो मैसेज आ जाता है, किसी परिजन का मैसेज आ जाता है, बुआ फूफा ये वो, उसकी शादी इसकी शादी, तो वो प्लानिंग, तो जैसे ही शादी का मैसेज भी आ गया, भाई तुझे आना है, तेरे बिना नहीं होगा, आपके बिना वो घोड़ी नहीं चढ़ेगा, आपके बिना वो सिंदूर नहीं डालेगा, आपके बिना वो मंगलसूत्र नहीं बांधेगा, आपके बिना वो फेरे नहीं, आपके बिना क्या काम रोक लेगा वो, कुछ नहीं, खाली फालतू बात कर रहा है वो। अरे आप जाओगे उसकी शादी में, साला वो ध्यान तक नहीं देगा आप पर। लेकिन आपके बिना, आपको महत्व, आपको लगता है आप हो क्या बे, कोई औकात होती है क्या तुम लोग के, स्टूडेंट, कुछ नहीं होती है। चक्कर में मत रहना। तुम लोग की इज्जत ये वो सब कब बनेगी, जब तुम एक इंटर किसी लेवल पे तो पहुंचे हो, पहला एग्जाम है ये। लेकिन अंदर से लगता है मेरी इज्जत, मेरी कोई रेपुटेशन, कोई इज्जत विज्जत नहीं है, तुम्हारी चक्कर में मत रहना तुम, गलत। इज्जत बनाने से बनती है कि ऐसी बन जाती है। ये शर्मा जी का लौंडा हो, तो इज्जत शर्मा जी की है, लौंडे की थोड़ी है। उसको बनानी पड़ेगी। फिर बोलते ना शर्मा जी का लड़का तो ये है, तो जो ये है ना वो बनो तो पहले। तो आप शेड्यूल छोटे छोटे से बनाओ, जैसे 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तक आपने अपने आप पे संयम रखना है कि यार 30 मिनट में पढ़ने बैठ रहा हूं और मैंने ये नहीं देखना है। किसी का अगर 1 घंटे का सेटिंग है तो 50 मिनट का रखो, आधे घंटे का सेटिंग है तो 20 मिनट का रखो, लेकिन वो 20 मिनट किसी तरह का कोई चीज नहीं आनी चाहिए ना उसमें। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन करने बैठे, तो आपको लगता है कि मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें दिल लग जाता है। अरे दिल लग जाता है तो जैसे ही फोन आएगा, तो मैसेज, फोन कुछ भी आएगा, तो वहां से टूटेगा ना लिंक। और एक बार लिंक टूटता है, किसी से 5-7 मिनट 8 मिनट बात हो जाती है ना, फिर इच्छा खत्म हो जाती है आपकी। फिर क्या करते हो, आप बुक बंद करते हो, थोड़ी देर लेट जाते हो, आराम करते हो, फिर उठते हो, फिर मोबाइल हाथ में लेके, बस फिर आप वो मोबाइल वाली दुनिया में घुस चुके हो। और ये आपके रिजल्ट को खा जाने का कारण है। सोचना आपको है, संयम बरतोगे तो वन शॉट निकलोगे।
नहीं तो तकलीफ तो आपके साथ है। एग्जाम में आपसे जो गलतियां होती है ना, ओहो मैंने तो ये पढ़ लिया, ओह, ये सब इसलिए होता है कि आप मोबाइल के साथ साथ पढ़ते हो। इधर आप पढ़ रहे हो, साथ में मोबाइल चल रहा है, अचानक से आया, आप एक वर्ड स्किप कर गए, वो वर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन बन गया। लॉ में तो ऐसा होता है भाई, जब पढ़ें तो पूरे कंसंट्रेशन से, मजाल है कि आप क्वेश्चन में कुछ लिखा है आप गलत समझो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कहीं कोई बात आपने ध्यान से नहीं सुनी, नहीं देखी, नहीं पढ़ी, नहीं लिखी, वहां पे गड़बड़ होती है। तो ये सब चीजों से अगर आपको आगे निकलना है अगर, तो फिर आपको यार खुद को मजबूत करना पड़ेगा। और खुद को मजबूत करने के लिए जो सेंटर ऑफ लाइक डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनको आपको ध्यान रखना है। और जितना मुझे समझ में आता है, वो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज आपका अपना मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल जैसे ही हटा, आप उस पूरी दुनिया से हट गए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आप अपने दोस्तों से भी दूर हो गए कुछ समय के लिए। नहीं तो आपको फोन या मैसेज, अरे वहां चलेगा क्या, ये जा रहा वो जा रहा वो जा रहा, और वो भी आ रही है, चलते हैं ना। तो आपने जो शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल तो खड्डे में गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो सिरदर्दी नहीं होगी। तो आपको अपने लेवल पे ही, आपको अगर कोई पास करा सकता है तो आप स्वयं हैं। आप ही लोग हैं, हम ही लोग पढ़ाने वाले हैं, आप ही लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप 50 लोग बैठे हो, 70 लोग बैठे हो, 80 लोग बैठे हो, 80 में से अगर 30 पास होते हैं, 50 फेल होते हैं, तो शिक्षा तो हमने 30 को भी वही दी है, और जो जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया उनको भी वही दी है। लेकिन जो 50 नेगेटिव रिजल्ट वाले, वो संयम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना समस्या क्या है। समस्या आपके हाथ में है। मोबाइल को एकदम त्याग दो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको डे वन से इस फेवर में हूं कि आप जीवन में जो करना है सब करो, लेकिन सबका एक समय होता है। अब समय जो है, अभी 1 महीना 1.5 महीना सिर्फ मेहनत करने का। मोबाइल आप फोन करो ना, अगर आपको आदत है दोस्तों से बात करने की, तो टाइम डिसाइड करो। क्लास में मोबाइल लाने का मतलब क्या है? अचानक से हो क्या तुम बे, कलेक्टर हो तुम? तुमसे परमिशन लेके कहीं का काम रुक रहा है, क्या जरूरत है तुम्हें फोन की? लड़के लोग का समझ में आता है कि भाई आपको अपने घर पे कुछ सूचना देनी होती है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सुबह से आप घर से निकलते हो, फोन चालू होता है, और वापस घर में पहुंचते हो। फिर उसके बाद भी आप एकांत देखते हो, थोड़ी देर बाद मम्मी से हाँ हाँ हो ही हो कर लिया, उसके बाद आप अपने कमरे में। और सबसे बड़ी विडंबना का केंद्र तो यह है कि घर के हर सदस्य के पास फोन है। पहले माँ बाप छीनते थे, अब माँ बाप मोबाइल देते हैं कि तू अपने मोबाइल में बिजी रहे, तो मैं भी देख लूं अपना। तो तो ये भी बड़ी समस्या है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आना है ना। तो इस बीमारी को थोड़ी सी देर के लिए किनारे करो। कौन सी देर के लिए? क्या मोबाइल को स्विच ऑफ करके पटक दो? बिल्कुल भी नहीं बोलो, हो सकता है 15 दिन पहले ऐसा भी कहूं। लेकिन अभी के लिए आप जब पढ़ने बैठो, तब मोबाइल आपका हवाई जहाज मोड पे कर दो। एरोप्लेन मोड होता है, उसमें कुछ आता जाता नहीं है ना, एरोप्लेन पे कर दो, स्विच ऑफ कर दो। अगर आपके कुछ इतने क्लोज बंदे हैं कि वो तकलीफ में आ सकते हैं, जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो आप घर वालों को बोल दो कि आप फोन लगाओगे तो मैं फोन स्विच ऑफ रखता हूँ। या दोस्त क्लोज हैं जो जनरली रोज बात होती है, उनसे कह के रख दो आप पहले। भाई कोई भी बात करनी हो तो अपन शाम को करता है। नहीं, शाम को तो मैं बिजी रहता हूँ, कोई बात नहीं, मत करो फिर। थोड़ा सा एटीट्यूड पैदा कर लो यार पढ़ाई को लेकर। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो प्रैक्टिकली सोचो ना, अभी भी मस्ती करते रहोगे, अगले साल फिर अभी अटेम्प्ट के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आपको फेस करने में भी थोड़ी शर्म आएगी। और ठीकरा किस पे फोड़ोगे? इंस्टीट्यूट पे। मैंने तो सही करा था, इंस्टीट्यूट ने नंबर नहीं दिया। आप गलत करते हो इसीलिए नंबर कटता है। तो चीजों का ख्याल रखना है, बराबर है क्या? यस। तो ये आस्था चैनल समाप्त करते हैं, आज आस्था चैनल हो गया। लिंक कैसे बनाएं शाम एग्जाम तक, प्लीज बताओ सर। कौन सा लिंक बनाना है? लिंक कैसे बनाए, हर बंदे को अपना पता है यार। अभी जैसे चिन्मय है, चिन्मय का किसी तरह का कुछ भी वो नहीं है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पढ़ता है लड़का। ये यहाँ आके आप सबको मूर्ख बनाता है, घर पे पढ़ाई करता है, पढ़ता बहुत अच्छा है ये।
पढ़ता बहुत अच्छा है ये, लेकिन आप सबको क्या बनाता है, मूर्ख बनाता है, ताकि आप सब इसकी बातों में आ जाओ और आप अपना मस्ती में लग जाओ। क्या ये डिस्ट्रैक्ट, इस ये जहां डिस्ट्रैक्ट होता था वहां ब्रेकअप हो गया है कल्याणी से, ठीक है, कल्याणी देवी केडी जो भी थी, हुआ ना इसका ब्रेकअप। तो अब ये तो, अब ये प्रभुदेवा हो चुका है, मतलब अब ये मस्त रहता है, मस्त मलंग एकदम, पढ़ाई पे ध्यान देता है। तो इसका अलग लाइफ है, इनका अलग जिंदगी है, आपका अलग जिंदगी है, हर बंदे का अपना जिंदगी, तो हर बंदा खुद तय करेगा कि मैंने कैसे कंट्रोल करना है। हाउ कैन आई टेल यू। लेकिन जो समस्या का केंद्र है वो मैं बता सकता हूँ कि यार मन चंचल है, हमारी गलती है ही नहीं, भगवान का दिया हुआ है यार। भगवान ने बोला है कि एक उम्र के बाद आपका अपोजिट सेक्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, ये हमने नहीं, भगवान ने पैदा करके रखी चीज। लेकिन भगवान ने ये भी बोला है कि संयम बरतोगे, संयम बरतने में टफ लगेगा लेकिन कुछ समय बाद अच्छा लगेगा, तो थोड़ा संयम बरतो, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन कुछ समय बाद अच्छा लगेगा। किसी तरह की कोई शादी वादी अटेंड मत करना अभी 1-2 महीने है, ये अभी शादियों का सीजन भी नहीं है ना वैसे अभी तो, लेकिन अगर हो तो भी मत करना। लड़के लोग तुम तो बिल्कुल, क्योंकि शादियों में ना दिल लगता है। वो देखो आशिक को मजा आ रहा है, कहता हाँ बात तो सही है। तो बिल्कुल शादीशुदी अटेंड नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपके लिए भी रिश्ता देख लेते हैं कि ये लड़का सीए कर रहा होगा, तो फिर आपको लड़की दिखाई जाए, ऐसा होता है शादियों में, देखा दाखी कर लेते हैं गाँव वाले। तो क्या पता आप बुक हो जाओ, तो आपकी बुकिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, आप ख्वाब लेने लग जाओगे। अर्ली मॉर्निंग उठो, पढ़ाई शुरू करो, रात तक पढ़ो और फिर सो जाओ, बहुत बढ़िया। रात को सोने की क्या जरूरत है बे? मतलब रात को भी पढ़ लो, रात को जगराता करो। चलो जी, तो हमने ये किया, कुछ पढ़ रहे थे हम, लिख लो अब दो, लिखो देयर में बी सिचुएशन, इसमें लिख लो देयर में बी अ सिचुएशन दैट बेनिफिट ऑफ जीडीपी इज टेकन बाय, देयर में बी अ सिचुएशन, ये पॉइंट तो कवर कर लो यार, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए। देयर में बी अ सिचुएशन, there may be a situation that benefit of GDP, there may be a situation that benefit of GDP is taken by, is taken by a specific group of people, specific group of people. There may be a situation that benefit of GDP is taken by, benefit of GDP is taken by, कहाँ गया, specific group of people only, specific group of people only, and not every individual, and not and every individual benefited from it, every individual is benefited from it। यानी कि हर बंदा, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर बढ़ रहा है तो अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में ये सारा जीडीपी का, मेजॉरिटी जीडीपी का इनकम जाता है, सभी के हाथ में नहीं जाता। नेक्स्ट लिखो चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन प्राइसेस, प्रोडक्शन वही, दाम बदल गया तो वेलफेयर जैसी चीज नहीं है। अरे भाई जैसे मान लो प्रोडक्शन क्या है, सेम, प्रोडक्शन सेम है, प्राइस इन्फ्लेटेड है, तो क्या ये वेलफेयर माना जाएगा क्या? नो वेलफेयर। नंबर 3 लिखो, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इसके आगे लिख दो आप ब्रैकेट्स में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई फोकट में अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो सर्विसेज का, मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने मुझे सर्विसेज दी, हम दोनों एक दूसरे को फ्री सर्विस दे रहे, तो जीडीपी का योगदान हो रहा है क्या? कुछ योगदान नहीं हो रहा, लेकिन वेलफेयर हो रहा है, दोनों को फायदा तो पहुंच रहा है। यस, नॉन
इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर 4 पॉइंट लिखे, एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नल इटीज, एक्सटर्नलिटीज ब्रैकेट्स में लिख लो, इकोनॉमिक बैड, इको बैड, जैसे कि पोल्यूशन। बहुत सारा जीडीपी बढ़ रहा है, बहुत सारा जीडीपी, बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारा पोल्यूशन भी फैलाया जा रहा है। प्रोडक्शन 1.5 गुना कर दिया, 1.5 गुना कर दिया, तो 1.5 गुना इन्होंने मशीनें लगा दी, 1.5 गुना फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। तो भाई साहब क्या ये पब्लिक वेलफेयर में हो रहा है? नहीं। ट्रैफिक कंजंक्शन हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा है, गांव में कुछ है ही नहीं, तो क्या ये वेलफेयर हो रहा है? नहीं। क्या बोलते हैं ना, शहरों में पैसा बहुत है, मतलब इनकम अच्छी है, लेकिन इनकम के साथ परेशानियां कितनी है, हर आदमी चिड़चिड़ा है। पुणे के लोगों का आपको भी पता है, इधर के लोग बहुत ज्यादा मतलब एकदम तुरंत तैयार रहते हैं झगड़ा करने के लिए। उसके पीछे कारण क्या है? वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं ट्रैफिक से, ट्रैफिक उनका दिमाग खराब कर देता है। सुबह आप तो सुबह सुबह 6-7 बजे निकल जाते हो तो आपको ट्रैफिक का इतना समझ नहीं आता। अगर मान लो आप 10 बजे 11 बजे निकलोगे और यहां तक आओगे तो आप 17 लोगों को रास्ते में गाली देते हुए आओगे मन में। और कोई भी आप आके आपको गाड़ी को ठोक देगा तो आपको क्या करना है? अपनी गाड़ी उठानी है और चुपचाप वापस आ जाना है। क्यों? क्योंकि वो गलती आपकी हो या उसकी हो, गाली तो आपको ही खानी है, क्योंकि गुस्से में वो है पुनेरी मानुस। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक से इधर अपन ने गाड़ी चलाते तो अपन को ये चीज समझ में आती है कि ट्रैफिक सेंस इधर थोड़ा कमजोर है लोगों का, किधर से भी किधर भी घुसाएंगे, और अगर आपने उसको कुछ कह दिया तो उधर गाड़ी रोकेगा, चाहे कितने महत्वपूर्ण काम पे जा रहा है, लेकिन उसका अभी प्रायोरिटी वो देता है आपको हमेशा कि चलो पहले से लड़के जाता है। वो फिर आपको 2-3 कानून बताता है, 2-3 लॉ बताता है, तुझा ला, तुझा भाई ला, तुझा बाबा ला, तुझा ये ला वो ला। अरे ला ला बोलता है, ले जा कब बोलेगा? लेकिन वो बोलता है। और फिर अच्छा आप भी चालू करते हैं, आप भी स्टार्ट हो जाता है, तो अपने को स्टार्ट नहीं होना, उससे बोला तुझा आयला, तुझा एला बोला, ओके हो गया, अभी जा। तो अगर आप ओके अभी जा बोलोगे ना, आपका जिंदगी इतना खूबसूरत हो जाएगा कि पूछो मत। लेकिन होता नहीं, अपन भी करंट में रहते हैं, साला गलती तेरा है, सर चढ़ रहा है। तो ऐसा होता। अभी हमारे जो खाना देते हैं ना, जो भाभी हैं, भाभी के पति जो है अंकल हैं जो, तो वो अंकल खाना देते हैं। तो 1 बजे करीब मैं गया, तो मैंने खाना, 1 बजे का समय होता है, तो मैंने खाना मांगा, उन्होंने बोला अभी रेडी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में। ठीक है। तो 1:20 पे मैं, साथ में एक सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट रहता, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा जा यार देख भूख लगी है। तो फिर अभी भी रेडी नहीं है, ठीक है। फिर मैं अपने रूम में आ गया, और अपने रूम में आकर और मैं जो है नोट्स पे काम करता हूँ, तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स उठा लेता हूँ और लिखने लग जाता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि कई कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो याद नहीं आते, लेकिन कभी किसी क्लास में लिए थे तो मैं लिखता हूँ। तो अब मैं हेडफोन लगा के लेक्चर सुन रहा हूँ या गाने सुन रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो वो लड़का हॉल से चला गया कहीं, और मैं अपने रूम में, अब वो अंकल डोरबेल बजा रहे हैं, अपन तो लेक्चर सुन रहे हैं, अपने को क्या पता। तो 2 सवा 2 बजे करीब वो आए। तो अब मैं मेरे अच्छा, फिर जैसे ही मुझे कुछ लिखना होता है तो मैं इसको पॉज करता हूँ, लिखना स्टार्ट। तो मैंने पॉज किया तो दरवाजा आखिरी बार बजाया, उसके पहले शायद वो 6 बार बजा चुके होंगे। मुझे पता चला, मैं तुरंत उठा और फिर मैंने दौड़ के दरवाजा खोला, फिर वो अपने रूम में जा चुके, फिर मैं वहां गया, मतलब एकदम आजू बाजू में घर है। तो मैं गया, फिर वहाँ वो थाली वहां पे रखी हुई थी, उन्होंने प्रॉपर सजा के टेबल पे। तो फिर मैंने उठाई, मैंने कहा अंकल मैं ले जा रहा हूँ। तो अंकल अंदर थे, तो अंकल बाहर बाहर आए तमतमाते हुए एकदम, क्या है तुमको इतनी बार दरवाजा बजाया, मैंने नहीं खोला। मैंने कहा अंकल मैं लेक्चर हेडफोन्स, तुमको खाना भी खाना है, तुमको गाना भी सुनना है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मैं तो 1 बजे समय पे आ गया था, लेकिन आपने खाना नहीं दिया मुझे। अब मैं आपके लिए बैठा रहा हूँ कि कब अंकल आएंगे तो मैं तुरंत दरवाजा खोलूं। अरे भाई, मैं, हो सकता है मैं सो गया हूँ, हो सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, तो एक समय हो सकता है नहीं खोल पाया। वो तो अच्छा, मैंने ऐसे बोला। फिर अंकल गर्म होके उन्होंने 3-4 बातें बोल दी। फिर मैंने कहा यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आगे से ध्यान रखूंगा अंकल, आपसे ही हो।
तो ऐसे, तो मतलब इसमें इतना गुस्सा करने का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने दरवाजा बजाया। अरे तुम दरवाजा बजा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मैंने बोल के रखा है कि आप दरवाजा जितना मर्जी बजा लो, बेल बजा लो, मेरे को पता नहीं चलता है। आप एक बार फोन कर दो, क्योंकि क्या है कि मैं हेडफोन्स पे यहाँ तो लेक्चर्स पे रहता हूँ और कुछ ना कुछ तो काम करते रहते हैं, तो फिर अगर मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ तो भी मैं हेडफोन लगा के गाने सुनता हूँ, और मैं अपना जो टैक्स से रिलेटेड जो भी काम होता है, तो मेरे को एक हैबिट है, तो मैंने स्पष्ट क्या क्या रखा है। फिर भी उनको नहीं, तो नहीं, तो फिर क्या कर सकते। लेकिन गुस्से की बात बता रहा हूँ, गुस्सा तो इधर बहुत जल्दी आता है। गलती अपनी है, 12:30 से 1 का समय आपका है खाना देने का, आपने नहीं दिया, तो मुझे चढ़ जाना चाहिए था तुरंत, अरे ऐसा कैसे लेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर वो 20 बार भी डोरबेल बजाता ना, मेरे को कुछ कहता नहीं, लेकिन अपन ने कुछ नहीं कहा। फिर वो लेट आया, 2:15 खाना मिल रहा। अब सोचो, सुबह 8:30 आपसे पहले बस एक पोहा खा के आता हूँ, और फिर सीधा 2:30 बजे एकदम बहुत भूख लगती है यार, 11:30 12 से चालू हो जाती है, और फिर और 2 घंटे 2.5 घंटे, और मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, पोहा के अलावा मैं खाता नहीं हूँ कुछ। तो क्योंकि तीखा वगैरह मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू है, तो अब वो मेरे को डांटने लग गए। तो ये चीजें हैं जो परेशानी उसकी, उसका डिसबैलेंस दिमाग, उसका सारी समस्याएं उसकी, उसकी परेशानी को आप माथे पे क्यों ले रहे हो। तो अगर मैं उसकी बात को लेकर बैठ जाऊं, मैं बोला जाओ मुझे, तो अगर मैं उसको गुस्सा कर दूं तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। मेरे को बिना मिर्ची वाला खाना कौन देगा, आप बताओ। मुझे वहां भाभी दे तो रही है, अरे भाभी से मुझे मिल तो रही है फैसिलिटी, आराम करो। तो ठीक है, आपने लिखा क्या, मतलब आपने जीडीपी को योगदान दिया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपने एनवायरनमेंट को नुकसान कितना पहुंचाया, कितना पोल्यूशन आप वो कर रहे हो। तो ठीक है, तो ये एक्सटर्नलिटीज में आ जाएगा। डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, लिख लो एक लाइन इसके सामने, डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। एक पॉइंट और लिख लो, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, टैक्स कर की चोरी करना, टैक्स चुराना। इससे क्या करते हैं अपन, जीडीपी छुपा लेते हैं। प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या किया जाता है, प्रोडक्शन या प्रोड्यूस हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट। हमारा जीडीपी बढ़ा, जीडीपी इतना हो गया, जीडीपी, अरे पॉपुलेशन भी तो बताओ, वो भी तो बढ़ रही है साथ साथ, तो पर कैपिटा तो उतना ही रुक रहा है। अरे भाई मान लो हमने आज 100 रुपए कमाए हैं, और 1 साल बाद 200 रुपए का, हम बोल रहे हैं मैं तो 200 रुपए कमाता हूं। ओ यार पहले तो अकेला था, अब तो शादी करे, आप बंदे भी तो दो हो गए। यस। 4 साल बाद बोलते हो अब मैं 400 कमाता हूं, 2 बच्चे भी तो जन्म दिए तुमने, अरे 2 बच्चे भी तो पैदा कर दिए तुमने, तो 400 कमाते हो तो रहे तो 100 पे ही। बात समझ में आ रही है। तो जीडीपी बढ़ रही है, ऐसा बोलता है कि पब्लिक वैल्यू, अरे भाई पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि जीडीपी बढ़ा तो मजा ही आ गया। यस, तो ये कुछ पॉइंट है, मतलब कि जीडीपी को वेलफेयर के साथ अगर आप तुलना करें तो कुछ बातों का ख्याल रखें। और ये तब जब 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, बट आपको मॉड्यूल में दे रखा है तो हमें टाइम पास करना होता है, तो इसलिए कर रहे हैं इसके ऊपर। क्लियर है। यस। लिख लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लास्ट पॉइंट मान लो इसको, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। चलो, इसके बाद लिखो पर पर्सन रिसोर्स डे बाय डे रिड्यूस होते जा रहा है, लिख लो पर पर्सन रिसोर्स, पर पर्सन रिसोर्सेज। मैं भी लिखूं क्या, मैं ऐसा मान के लग रहा हूं, आप लिख लोगे पर पर्सन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज रिड्यूस्ड डे बाय डे, रिड्यूस्ड डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। चलो, तो अब अभी तक के लिए इतना छोड़ते हैं, बाकी की चर्चा हम करेंगे कल। तो जितना हमने आस्था चैनल किया वो इसमें आ गया है, अमल करें, बाकी तो जिंदगी जी रहे हैं।